नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। 90 के दशक में एक नारा खूब चर्चित हुआ था, अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। 2019 में अयोध्या का फैसला कोर्ट से आया और अब वहां रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। इसके अलावा नारे में जो दो नाम और थे, आज उन दोनों के लिए अलग अलग अदालतों से बड़े फैसले दिए गए हैं। काशी में ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया गया। इस निर्देश के साथ ही ताला तोड़कर सच का पता लगाना पड़े तो लगाया जाए। और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द मथुरा की अदालत इसका फैसला करे। आज दो अदालतों से 3 बड़े फैसले सामने आए। पहला बड़ा फैसला वाराणसी से आया, जहां कोर्ट ने ज्ञानवापी का सच सामने लाने के लिए सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया और 17 मई तक फाइनल रिपोर्ट मांगी है। दूसरा बड़ा फैसला मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आया, जिसमें अदालत ने मथुरा की अदालत को 4 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का आदेश दिया। काशी और मथुरा के अलावा आज ताजमहल में बंद कमरों को खोलने की जो मांग की गई थी, उस पर भी कोर्ट ने फैसला दिया और अर्जी खारिज कर दी। इन तीनों फैसलों में सबसे बड़ा फैसला काशी का है, जहां ज्ञानवापी के अंदर जाकर टीम सर्वे करेगी। 90% काम है और वीडियोग्राफी और देखना ही काम है, लेकिन चूंकि बहुत ही संवेदनशील मैटर है, इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से जो है करना है। तो मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने समय निर्धारित किया है, अगर एग्जैक्ट समय से शुरू हुई कार्रवाई तो हम लोगों के पास प्रतिदिन 4 घंटे 8 से 12 समय मिल रहा है, 4 घंटे समय मिल रहा है पर्याप्त। तो अगर 4 घंटे लगातार कार्य किया जाए जो है, तो हमें लगता है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए। ज्ञानवापी का आदेश वाराणसी की अदालत से आया तो उधर मथुरा को लेकर प्रयागराज की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट में जो 2 अर्जी दी गई, उसके मुताबिक कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मथुरा की जिला अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को सूचीबद्ध कर एक साथ सुनवाई करने और विवादित जगह पर मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने मूलवाद के साथ याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल की गई दोनों अर्जियों को सुनकर 4 महीने में फैसला देने का आदेश मथुरा की अदालत को दिया है। कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया है कि इनकी दोनों एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। पहली एप्लीकेशन कंसोलिडेशन के लिए है, जिसमें और भी इससे जुड़े हुए मुकदमे हैं और भी भक्तों ने जो डाल रखे हैं, उनको एक साथ जोड़ दिया जाए। और दूसरी एप्लीकेशन है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर रखी है, ज़मीन इलीगली इंक्रोच कर रखी है, उसको उनको वहाँ से हटाया जाए। तीसरा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आया, जिसमें ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की मांग की गई थी, इस दावे के साथ कि ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि महादेव का मंदिर है। लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को पढ़ाई करने की सलाह दे डाली। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब देश में सबरीमाला का मंदिर खोला जा सकता है, पद्मनाभ का खोला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक सस्पेंस क्रिएट किया गया था। जब हिंदू आस्था से जुड़े मंदिर खोले जा सकते हैं, तमाम उस तरीके के खोले जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ताजमहल को खोलने में आपत्ति क्या थी। ताजमहल की अर्जी भले ही खारिज हो गई हो, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। तो ये तो बात हो गई कोर्ट के फैसले की। उधर उत्तर प्रदेश में आज सरकार का भी एक बड़ा फैसला सामने आया। इस फैसले में मदरसों में राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की ये चिट्ठी 9 मई को जारी की गई और चिट्ठी में कहा गया कि 24 मार्च को हुई बैठक में तय हुआ है कि राज्य के मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। फैसला 24 मार्च को हुआ और चिट्ठी सामने आ जाए और इसकी वजह इस चिट्ठी में ही दर्ज है, जिसमें लिखा हुआ है कि 30 मार्च से 11 मई तक रमजान की छुट्टियां थी और आज यानी 12 मई से इसे अनिवार्य किया गया। मदरसा एजुकेशन हमारे माइनॉरिटी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है और वहाँ से जब राष्ट्रगान होगा तो मदरसे का बच्चा और अच्छे से अपने समाज के निर्माण की भूमिका निभाएगा और हमारी जो सरकार है वो मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। यूपी के धर्मगुरु, मौलाना और मुस्लिम एक्सपर्ट इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रगान विवाद का मामला नहीं है, राष्ट्रगान पर किसी को विवाद नहीं है। राष्ट्रगान तो हर जगह होता है, 15 अगस्त को गाया जाता है और बड़े गौरव के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ सब लोग गाते हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलकर गाते हैं, वहाँ तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन इस पर जो फैसला आया है, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि ये फैसला बिल्कुल अच्छा है और होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। तो भारत की बात में अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की।
पूरे जोर शोर से चल रहा है बुलडोजर। आज दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन में दिखा, जिसके जवाब में कई लोगों का रिएक्शन भी आया। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान हिरासत में लिए गए तो उनके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरों की बौछार कर दी। शाहीन बाग से भले ही एमसीडी का बुलडोजर बेरंग लौटा हो, लेकिन दिल्ली में बुलडोजर की गरज कम नहीं हो रही है। आज दिल्ली के खयाला, लोधी कॉलोनी, मदनपुर खादर, रोहिणी और विष्णु गार्डन से एमसीडी का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंचा। तस्वीरें दिल्ली के मदनपुर खादर की हैं, जहां बुलडोजर के पहुंचते ही लोग सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करने लगे। पत्थरबाजी कर रहे, मार रहे, भगा रहे, हमारी कॉलोनी से कहाँ जाएंगे हम? किधर रास्ता लेके हम जाके आप बता दें, आप बताइए। एमसीडी के साथ भारी सुरक्षा बल भी मौजूद थे, लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में महिलाएं सुरक्षा बलों से ही भिड़ने लगी। जहां बुलडोजर पहुंच रहा है, वहां राजनीति भी एंट्री मार रही है। शाहीन बाग की तरह ही मदनपुर खादर में भी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पहुंचे और एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर बैठ गए। 39 कॉलोनी पूरी दिल्ली के अंदर, आप इसे लीगल कैसे कह सकते हो? सरकारी जमीन पर तो बनाया नहीं है उसने, तो जमीन खरीद करके किसानों से जमीन खरीद करके सारी सड़कें मैंने यहाँ बनाई है, पानी की लाइन में यहाँ डाल रहा हूँ, सीवर की लाइन डाल रहा हूँ। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद मदनपुर खादर में अमानतुल्लाह के समर्थन में महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस पर भी पथराव किया। दिल्ली के खयाला में भी एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा। यहां भी एमसीडी और स्थानीय लोगों के बीच माहौल गर्म रहा। हालांकि लोगों के विरोध के बावजूद एमसीडी के कर्मचारी अवैध निर्माण को तोड़ने में कामयाब रहे। फुटपाथ के ऊपर जो कोई यहाँ पर काम किया गया है उसको हटाया जा रहा है। जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जो ये नाला सड़क पर होता है, जो ये सीवर लाइन आप देख रहे हैं, इसके उस तरफ सब कुछ सही है और नाले के ऊपर अगर कोई निर्माण होता है तो वो अतिक्रमण मान रहे हैं और उस पर खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली के विष्णु गार्डन में भी एमसीडी का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंचा। कई मीटर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चलवा रही है। तो अब इसको भी हटाया जाएगा यहाँ से, आपको बताया गया? सर पिछले 5 साल से तो ऐसे ही है, अब इनको आज पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। पिछले 5 साल से तो ऐसे ही चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। एमसीडी आती जाती रहती है, पहले तो ऐसा कोई चक्कर नहीं डाला इन्होंने। अभी हटाया जा रहा है यहाँ से, तो अब आपको बताया था इससे पहले? कुछ भी नहीं बताया सर। रोहिणी में भी आज एमसीडी के बुलडोजर ने दस्तक दी। सेक्टर 16 में रास्तों से झुग्गियों को साफ किया गया। हालांकि ज्यादातर लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेट दिया था। कश्मीर के बड़गाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बड़गाम की चाडूरा तहसील में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। युवक की पहचान राहुल भट्ट नाम से हुई है, जो रेवेन्यू विभाग का कर्मचारी था। राहुल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसने इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने ली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, जिनकी हत्या कर दी गई, आज गोली मार दी गई। और हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी बड़गाम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, मैं जानती हूँ कि लगातार परिवार का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इस समय का क्या स्टेटस है? इलाज से पहले ही मृत्यु हो गई राहुल भट्ट की। शोभना, देखिए हम इस समय चाडूरा में उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे मैं बाईं और आप वो तहसील ऑफिस देख सकते हैं जहां पे राहुल था। राहुल सितंबर 2020 में यहां पे तैनात हुआ था और पिछले 2 सालों से लगातार यहीं पे काम कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज इस हमले को अंजाम दिया गया, मुख्य बाजार से ही जो 2 हमलावर थे वो इसी रास्ते से अंदर गए और अंदर अपने
कार्यालय यानी दफ्तर में बैठे हुए राहुल पर नजदीक से कई राउंड फायर किए गए। उनको तुरंत ही यहाँ पास में ही जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया और वहां से जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए उसको तकरीबन यहाँ से 26 किलोमीटर दूर श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, यानी काफी ज्यादा रेकी किया गया है, ये सुनिश्चित किया गया था, पूरा टारगेट को चुना गया था और खासतौर पर वो समय चुना गया था कि जब ये दफ्तर खाली हो। ये जो है ये केवल तहसील ऑफिस नहीं है, इसमें जो है यहाँ कोर्ट भी है और तहसीलदार के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो इसीलिए जो तकरीबन 3:30-4 बजे का समय था, दफ्तर खाली हो चुके थे और केवल कर्मचारी ही अंदर थे और इसी का फायदा उठाकर जो थे 2 हमलावर अंदर आए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए हैं, जिसके कारण जो गोलियां जो थी वो बॉडी के इसको हिट किया है, वो भी ऑफिस के अंदर। और किसी अफसर ने इस वक्त तक कोई हाल चाल नहीं पूछा, कोई कन्वे नहीं किया। ये सिक्योरिटी का हाल है। SSP बड़गाम को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, PCR श्रीनगर को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा। ये थोड़ी है चलो गोली लगे, ऑफिस के अंदर हिट किया है, वो भी ऑफिस के बाहर नहीं, ऑफिस के अंदर है। अब ये हम नहीं बोल सकते हैं क्या किसका कसूर है, क्या बोल सकते हैं इसमें। ऑफिस के अंदर हिट, अब किस जगह हिट सेफ है, मुझे बताइए। ऑफिस के अंदर अगर मारता है कोई तो फिर किस जगह हम हिट। बड़ी खबर आज की यही है कि कश्मीर के बड़गांव में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बड़गांव की चाडूरा तहसील में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट नाम के युवक को अपना निशाना बनाया है। रेवेन्यू विभाग में काम करते थे राहुल। या परिवार की स्थिति देख ही सकते हैं। पवन मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं। पवन, आप वहां पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें हैं वो बेहद दिल दुखाने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, इनका परिवार इस टाइम बहुत बड़े दुख झेल रहा है और आप देख रहे हैं उनकी माँ जी किस तरीके से बिलख रहे हैं और रो रहे हैं। और ये बहुत बड़ा हादसा है। और राहुल भट्ट जी शायद एक तहसील ऑफिस में आशीष एम्प्लॉय थे और 2 से 2:30 बजे का ये शायद हादसा है। और मैं इस समय इस परिवार में हूँ, कुछ भी बोल पाने के लिए परिवार तैयार नहीं है, लेकिन बहुत ही गमगीन है। और सारा परिवार जो है इस दुख की घड़ी में उनको ढांढस बता रहा है ताकि वो उनको हिम्मत मिल सके, उनके परिवार को हिम्मत मिल सके। मैं यही बता पाऊंगा आपको। पवन, परिवार में और कौन कौन है? माता जी तो हमें दिखाई दे रही हैं। क्या शादीशुदा थे राहुल भट्ट? परिवार में उनके माता जी भी हैं और मैं आपको उनके पिताजी की भी तस्वीरें बताता हूं। उनके परिवार बिल्कुल पिताजी के पास भी बैठे हुए हैं सब यहाँ पे। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके पिताजी की हैं और सारा परिवार जो है यहाँ पे है। स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे वाराणसी की। वो वाराणसी जिस ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर भारी विवाद हुआ, उस वाराणसी की। और अब कोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया और सर्वे का सस्पेंस खत्म हो गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होगा और अगर तहखाना नहीं खुला तो ताला तोड़ दिया जाएगा। यानी अब ज्ञानवापी के तहखाने का तिलिस्म टूटने वाला है और सालों से दफन राज भी बाहर आने वाले हैं। 5 दिन में सर्वे टीम को रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। आज के पूरे अदालती फैसले और ज्ञानवापी से जुड़े रहस्यों पर पेश है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, तहखाने का तिलिस्म। मई तक ये कार्रवाई सुनिश्चित करा के न्यायालय के समक्ष उसको सबमिट करना है। हमेशा सत्य की जीत होती है। हर हर महादेव। जज ने ये कहा अगर किसी कारणवश चाबी नहीं देते तो ताला तोड़ के कमिश्नर जांच होगा। बड़ा श्रृंगार गौरी माता की जय। जीत पूरे हिंदुस्तान की जीत है। हम लोग यही चाह रहे थे कि जो सच छुपा हुआ है सच सामने आए। ज्ञानवापी को लेकर अदालत का बड़ा फैसला। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। अदालत ने दिया ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश।
प्रवेश कराने के संदर्भ में स्पष्ट जिला प्रशासन को, सरकार को निर्देश दिया गया है। हर हाल में कमीशन टीम को बैरिकेटेड रेड जोन के अंदर प्रवेश कराया जाए। मतलब ये कि तहखाने का राज खुलने वाला है। अच्छा ये बताए, रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वो संपूर्ण भाग में रिकॉर्डिंग कराने का आदेश हुआ है। तहखाना खुलेगा? जी अवश्य, हम आशान्वित हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से ही ज्ञानवापी में जाने का रास्ता है और हिंदू पक्षों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर है और उसी मंदिर में है भगवान भोलेनाथ का असली ज्योतिर्लिंग। पार्वती पते वाराणसी की अदालत ने सुनवाई के बाद 17 मई को सर्वे टीम से रिपोर्ट देने को कहा है। एबीपी न्यूज के पास अदालत के 3 पन्नों की वो फैसले की कॉपी मौजूद है जिसमें ये ऐतिहासिक आदेश दिया गया है। फैसले के आखिरी पन्ने पर जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा है कि कमीशन कार्रवाई में किसी के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई करेंगे। किसी भी दशा में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, चाहे किसी पक्षकार द्वारा सहयोग किया जाए या नहीं। कोर्ट ने इस फैसले में जो बड़ी बातें कही उसके मुताबिक संपूर्ण ज्ञानवापी का सर्वे किया जाएगा, बैरिकेटिंग के अंदर सर्वे टीम जाएगी, अजय मिश्रा सर्वे टीम के कमिश्नर बने रहेंगे। आरोप तो विपक्ष ने लगाया था, इसका मैंने खंडन भी किया कि भाई मैंने जो अभी तक कार्य किया उसको सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्ष ढंग से किया है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहा। 90% काम है और वीडियोग्राफी और देखना ही काम है, लेकिन चूंकि बहुत ही संवेदनशील मैटर है इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से जो है करना है। तो मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने समय निर्धारित किया है, अगर एग्जैक्ट समय से शुरू हुई कार्रवाई तो हम लोगों के पास प्रतिदिन 4 घंटे 8 से 12 समय मिल रहा है, 4 घंटे समय मिल रहा है पर्याप्त। तो अगर 4 घंटे लगातार कार्य किया जाए जो है तो हमें लगता है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए। पूरी व्यवस्था एकदम क्लियर कट व्यवस्था दिया हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया हुआ है कि वहाँ पे जो पक्षकार हैं वो रहेंगे और कमिश्नर रहेंगे बस, अदरवाइज नो पार्टी नो प्रेजेंस। अजय मिश्रा के साथ एक स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह स्पेशल कमिश्नर होंगे। विशाल सिंह गैर मौजूद होंगे तो अजय प्रताप स्पेशल कमिश्नर होंगे। और मुझे सर्वे के लिए, लीगल डेप्थ के लिए और जो खामियां ना हो उसमें, चूँकि प्रकरण बड़ा है तो कोई निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी भेदभाव के जो भी सर्वे कमीशन में जो भी चीज़ें होती हैं उसको देखना है, अपनी जांच की रिपोर्ट उसमें देनी है। उसमें ऑर्डर शीट आप लोग देख लेंगे, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। ऑर्डर शीट के हिसाब से अब हम लोग कार्य करेंगे। जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षरशः पालन होगा। इसको हम लोग बखूबी मिल करके 3 हम लोग सर्वे कमीशन नियुक्त हुए हैं, मिल करके इसको हम लोग संपन्न कराएंगे और कोशिश किया जाएगा कि किसी तरह की कोई इसमें बाधा ना आए और प्रशासन से भी पूरा सहयोग लिया जाएगा हम लोग, और दोनों पक्षों का ख्याल रखते हुए किसी से कोई वो नहीं, और हम लोग इसको संपूर्ण कराएंगे। अभी हम लोग मिल करके आपस में तीनों लोग मिल के बैठ के बात कर लेंगे। उसके बाद जैसा होगा कल से जो है 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है सर्वे करने के लिए, तो हम लोग कल से शुरू करेंगे। प्रशासन तो सहयोग करेगा ही, हाँ, अगर नहीं सहयोग करेंगे तो उसकी रिपोर्ट हम लोग माननीय न्यायालय को देंगे। जहाँ तक कोशिश करेंगे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाए उसको। असल में कोर्ट का यह आदेश इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते कोर्ट की ओर से नियुक्त सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए न सिर्फ उसे बरकरार रखा बल्कि सर्वे की सीमा को भी बढ़ा दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक को सर्वे की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यहां तक कहा कि अगर जांच के लिए ताला
तोड़ने की नौबत आती है तो पुलिस उसे सर्वे में सहयोग करे, ताला तोड़कर सर्वे और वीडियोग्राफी करवाए। अगर कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी फैसले में लिखा गया है। प्रवेश कराने के संदर्भ में स्पष्ट जिला प्रशासन को, सरकार को निर्देश दिया गया है। हर हाल में कमीशन टीम को बैरिकेटेड रेड जोन के अंदर प्रवेश कराया जाए, चाहे ताला खोल के कराया जाए, चाहे ताला तोड़ के कराया जाए। और जो भी व्यक्ति, समाज, समूह या किसी तरह का व्यवधान अगर वहाँ कोई उत्पन्न करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश माननीय न्यायालय ने दिया है। फैसले के बाद अदालत में हर हर महादेव के नारे तक लगाए गए। सीता साहू उन 5 महिलाओं में से एक है जिन्होंने कोर्ट में अर्जी देकर श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा की इजाजत मांगी थी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए सीता साहू सहित हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट के फैसले से खुश दिखे। सीता साहू और अर्जी देने वाली बाकी महिलाओं ने फैसला आने तक व्रत रखा हुआ था। कोर्ट में हम लोग को आदेश हो गया है। हम लोग का 17 तारीख को हम लोग को कमीशन का सौंपना है। हम लोग के कमीशन के लिए ऑर्डर हो गया है। कमीशन हम लोग का होगा। कुल कितने एडवोकेट कमिश्नर होंगे? 2 या 3 होंगे। मुझे अभी इसकी जानकारी वकील से नहीं मिल पाई, लेकिन कमीशन हम लोग का होगा। इसका हम लोग का। आप लोग खुश? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आज के फैसले से हम लोग बहुत खुश है। आज 12 मई को कोर्ट का फैसला आया है और सर्वे टीम को 17 मई तक कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। मतलब टीम के पास 4 दिन का वक्त सर्वे के लिए है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। वैसे जानकारी के मुताबिक सर्वे का काम कल शुरू नहीं होगा। एडवोकेट कमिश्नर अपनी टीम के सदस्यों के साथ एक बैठक करेंगे और इस बैठक में तय होगा कि सर्वे कब से शुरू करना है। वाराणसी की कोर्ट ने कमीशन को सर्वे के लिए सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है और 17 मई दिन मंगलवार को कमीशन को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है। ऐसे में कमीशन को कुल 20 घंटे का समय दिया गया है। अब देखना होगा कि सर्वे का काम कब से शुरू होता है और कुल कितने घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग करके रिपोर्ट बनाई जाती है। कोर्ट का फैसला आपने समझ लिया। अब जरा उस तहखाने का तिलिस्म भी समझ लीजिए जिसकी तलाश की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है। ज्ञानवापी परिसर में और मस्जिद के अंदर मौजूद तहखाने में क्या कुछ है, इसके बारे में और जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 चेहरे देंगे। इनमें से एक का नाम विभाष दुबे है जो पेशे से वीडियोग्राफर हैं, जबकि दूसरे का नाम डॉक्टर राम प्रसाद सिंह है जो वाराणसी से छपने वाली वंदे मातरम पत्रिका के संपादक रहे हैं। ये दोनों वो शख्स हैं जो अलग अलग वक्त पर ज्ञानवापी के अंदर जा चुके हैं। विभाष दुबे वही शख्स हैं जो पिछले शुक्रवार को श्रृंगार गौरी पूजा केस के सर्वे के लिए ज्ञानवापी में बतौर वीडियोग्राफर गए थे। देखिए, मैंने जो अपनी नंगी आंखों से देखा कि वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला और जो शिलापट पे किनारे किनारे लड़ियाँ बनी होती हैं, फूलों की लड़ियाँ होती हैं, जो भी वो तो ज़्यादा जो एक्सपर्ट होंगे उससे रिलेटेड वही लोग बता पाएंगे। मतलब वो ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें वहाँ जो भी शिलापट दिखा उसमें कुछ ना कुछ नक्काशी जरूर दिखी। वीडियोग्राफर विभाष कहते हैं कि मस्जिद के अंदर मंदिरों वाली नक्काशी है, कमल के निशान है, घंटे की चेन है और स्वास्तिक चिन्ह भी है। इससे पहले करीब साल 1990-91 में राम प्रसाद सिंह अपनी पत्रिका की स्टोरी के लिए ज्ञानवापी गए थे। तब उनके साथी फोटोग्राफर ने मस्जिद के अंदर की कुछ तस्वीरें ली थी। आपकी टीवी स्क्रीन्स पर उसी वक्त की तस्वीरें हैं जो तब वंदे मातरम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन तस्वीरों में से नंदी और पुजारियों की तस्वीर अब मौजूदा विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा है।
लेकिन बाकी तस्वीरें मस्जिद के अंदर की हैं, जहां मंदिर के सबूत दिख रहे हैं। राम प्रसाद सिंह बताते हैं कि जब वो स्टोरी के लिए मस्जिद परिसर में गए थे, तब उन्होंने मंदिर की निशानियों को अपनी आंखों से देखा था। दरवाजा खुला, हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया और बाहर बाएं तरफ गया। संयोग से वह सारे जो टूटे फूटे हमारे मंदिर के मूल स्ट्रक्चर के अवशेष हैं, वह बहुत भारी संख्या में वहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ लंबे लंबे खंभे के पत्थर हैं, कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमाण ये है कि उन पत्थरों पे जो भी कलाकृतियाँ बनी हैं, वही कलाकृतियाँ अभी भी जो मंदिर का हमारा मूल स्ट्रक्चर है वो उसमें वर्तमान में दिखता है। वंदे मातरम पत्रिका में जो बातें लिखी गई हैं, उसके मुताबिक 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया था, जो आज भी कोलकाता की लाइब्रेरी में मौजूद है। हमेशा सत्य की जीत होती है। हर हर महादेव। हिंदू पक्ष इसी का दावा करते हुए कहता रहा है कि 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों का उपयोग कर मस्जिद बनवाई। मंदिर की जमीन के दूसरे हिस्से को ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर जाना जाता है। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया। मस्जिद परिसर में जिस तहखाने की बात हिंदू पक्षों की ओर से की जाती है, दावा है उसमें न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, बल्कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के कई प्रमाण भी मौजूद हैं। दावा तो ये भी है कि मस्जिद के ढांचे के नीचे एक 100 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो बाबा असली विश्वनाथ का प्रतीक है। और दावा किया जाता है कि जिसे आज तहखाना कहा जाता है, असल में बाबा विश्वनाथ का असली गर्भगृह वही है जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और आज भी मंदिर के अवशेष मस्जिद परिसर के उस तहखाने में मौजूद हैं। अब सर्वे के बाद तहखाने का राज खुलेगा और सच क्या है ये सामने आएगा। तो अब तय है कि ज्ञानवापी में सर्वे होगा और कोर्ट के इस आदेश के बाद सियासत भी पुरजोर तरीके से हो रही है। MIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम दोबारा मस्जिद नहीं खोना चाहते। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, यानी मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। और हम आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी तो ये कह ही रहे हैं कि मुसलमान पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। उधर उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की मजार पर वो खुद पहुंच गए, और अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में रैली भी की और औरंगजेब की मकबरे पर पहुंच गए। अपनी हक की लड़ाई लो, जज्बात में ना हो, इश्तियाल में ना हो। किसी का जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है, हम देंगे। मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र रहो। नफरत करने वाले 40% वोट तो ले लिए, लेकिन वो भूल गए कि 60% आज भी इनके साथ नहीं है, वो हमारे साथ। आएगा हर एक का जवाल, हर एक का जवाल आता आएगा। खुदारा नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने दो।
जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो। कुत्तों का काम भोगना है, शेरों का काम खामोश चला जाना है। बस भोगने दो, जरूरत नहीं है। वक्त और हालात की नदाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं। वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं, तुम फंसना नहीं। खामोश रहो, जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। अब जैसा मैं मुस्कुरा के जा रहा हूं, कितनी तकलीफ है इनको मालूम। अरे कुछ भी नहीं बोला, अरे टीआरपी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं बोला। अरे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं बोला। ये मेरा अंदाज है हंसने का। ये ऐसा अंदाज लगाओ, क्या डर गए हो? क्या परेशान हो? क्या तुम खायब हो? नहीं तो जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी पर फैसले के बाद मुसलमानों को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हम दोबारा मस्जिद नहीं खोना चाहते। और आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को भी सुना, आज औरंगाबाद में उन्होंने रैली की और जमकर उन्होंने जिस तरीके की सियासत चल रही है उसके ऊपर हमला बोला। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि असुद्दीन ओवैसी जो कि AIMM के चीफ हैं, उनसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी ने बात की है। थोड़ी देर में हम आपको वो बातचीत भी सुनवाएंगे। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखिए फटाफट खबरें। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।